चलिए, तो आज हम कवर करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या क्या स्टेप्स होती है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। उसके बाद फिर हम कवर करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स क्या होते हैं। अलग अलग टाइप से कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन वैलिडिटी, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंसिडरेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन, फिर कंक्लूजन भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। चलिए, मान लीजिए ए ने बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार 10 लाख रुपए में खरीदोगे। ए ने बी से पूछा कि क्या तुम मेरी कार 10 लाख रुपए में खरीदोगे। ए ने ये सुन के बोला कि यस आई विल, हाँ मैं तुम्हारी कार 10 लाख रुपए में खरीदूंगा। ठीक है, जब ए ने पूछा कि क्या तुम मेरी कार 10 लाख रुपए में खरीदोगे, ये हो गया ऑफर। ठीक है, जब बी ने बोला कि हाँ मैं तुम्हारी कार 10 लाख रुपए में खरीदूंगा, ये हो गया एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब जब एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो बनता है प्रॉमिस। इक्वल्स टू प्रॉमिस। वापस से, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एक पार्टी ने ऑफर दिया और दूसरी पार्टी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो बनता है प्रॉमिस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। अच्छा, अब आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ दो प्रॉमिस बन रहे हैं। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुआ, दो प्रॉमिस बन जाएंगे। पहला प्रॉमिस है ए का प्रॉमिस किस चीज़ के लिए है, कार बेचने का, कि वो 10 लाख रुपए में अपनी कार बेचेगा। इसको हम बोल देते हैं प्रॉमिस 1। बी का प्रॉमिस है कार परचेस करने का। बी बोल रहा है कि मैं तुम्हारी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदूंगा। जैसे ही ऑफर दिया, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो दो प्रोमिस बन जाएंगे, प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2। ए का प्रॉमिस है कि अब वो कार को 10 लाख में बेचेगा, और बी का प्रॉमिस है कि वो कार को अब 10 लाख में खरीदेगा। ठीक है, अब जब ऐसे दो प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करते हैं, हम बोलते हैं एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, वापस से, एक ने प्रॉमिस किया, दूसरे ने प्रॉमिस किया, ये हो गया एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, एवरी सेट एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। मतलब ए ने एक प्रॉमिस दिया P1 बी को, इसके बदले बी ने P2 प्रॉमिस दिया, तो ये बन गया पूरा का पूरा एग्रीमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले हमने देखा ऑफर, सबसे पहले हमने देखा कि एक पार्टी ने दिया ऑफर, है ना, ये पहली स्टेप है। दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया तो प्रॉमिस बन गए। एक्चुअली देखा जाए तो दो प्रॉमिस बने, P1 और P2। ठीक है, जब ये दोनों प्रॉमिस एक साथ हो जाते हैं, एक पार्टी ने एक प्रॉमिस किया, उसके बदले दूसरी पार्टी ने प्रॉमिस किया, तो बनता है एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया कवर। अब इस एग्रीमेंट के साथ अगर इन्फोर्सेबिलिटी आ जाए तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर
एग्रीमेंट हमने बना लिया, जब दो पार्टी ने एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया तब एक एग्रीमेंट बन जाएगा। उस एग्रीमेंट के साथ अगर हम इन्फोर्सेबिलिटी जोड़ दें तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हो और केस फाइल कर सकते हो, जज साहब को बोल सकते हो कि जज साहब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है इसको पूरी करवा दीजिए, क्योंकि सामने वाली पार्टी अपने ओब्लिगेशंस को जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है पूरे नहीं कर रही है। ठीक है, तो इन्फोर्सिबिलिटी का हम यहाँ पर मतलब लिख देते हैं, गो टू कोर्ट, फाइल केस एंड इन्फोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल कब बनता है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बनेगा जब सेक्शन 10 की कंडीशन फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो आपने एक एग्रीमेंट बना लिया और अगर आपको उसको इन्फोर्सेबल बनाना है तो आपको सेक्शन 10 की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 10 में क्या क्या कंडीशन दे रखी है? छः कंडीशन है टोटल, जैसे कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी अपनी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट करे, किसी तरह का कोई दबाव ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब कि 18+ होना चाहिए, प्लस साउंड माइंड की होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि पर्पस जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। तो अगर आपने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया और आपने अगर उसके साथ सेक्शन 10 की कंडीशन फॉलो कर दी तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। तो यदि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उसको इन्फोर्सेबिलिटी देना पड़ेगी जो कि सेक्शन 10 में दे रखी है। ठीक है, तो वापस से इसको समराइज़ कर देते हैं। ए ने बी से पूछा क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में लोगे? बी ने बोला कि हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी 10 लाख रुपए में लूँगा। जब इसने पूछा तो ये ऑफ़र हो गया। जैसे इसने बोला हाँ मैं लूँगा, ये हो गई एक्सेप्टेंस। जैसे ही ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है प्रॉमिस बनता है। ऑफ़र, देयरफॉर ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। और ध्यान से देखें तो अब यहाँ पर दो प्रोमिसेस बन जाएंगे। एक प्रॉमिस ये है कि ए बोल रहा है कि मैं तुम्हें 10 लाख में अपनी गाड़ी बेचूंगा, और बी बोल रहा है कि मैं तुम्हारी गाड़ी, बी ए को बोल रहा है कि मैं तुम्हारी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदूंगा। ठीक है, जब दो प्रोमिसेस बन जाते हैं ऐसे और वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करते हैं तो हम बोलते हैं एग्रीमेंट बन गया। इसलिए प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2, ए ने प्रॉमिस दिया बी को और बी ने प्रॉमिस दिया ए को, ये एक दूसरे के बदले प्रॉमिस दे रहे हैं एक दूसरे को, P1 और P2, तो ये बन गया एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट को आप इन्फोर्सिबिलिटी दे दो। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, केस फाइल कर सकते हो और उसमें जो भी लिखा हुआ है एग्रीमेंट में वो सामने वाली पार्टी से पूरा करवा सकते हो कोर्ट को बोल के, अगर सामने वाली पार्टी वो पूरा करने से मना कर दे। अब इन्फोर्सेबल कब बनेगा? वो लिखा है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 की कंडीशन होती है जैसे कि फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑफ़र से कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट होता है और फाइनली जब एक एग्रीमेंट बन जाता है जो कि इन्फोर्सेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ठीक है, एक और चीज़ समझ लेते हैं हम बेसिक में। देखिए, हमने ऑफ़र समझ लिया, हमने एक्सेप्टेंस समझ लिया, हमने प्रॉमिस समझ लिया, हमने एग्रीमेंट समझ लिया और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी समझ लिया। एक चीज़ रह गई है, वो है कंसिडरेशन। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ एक्सचेंज हो रही है ना वही कंसिडरेशन है। क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है इसका? इस कॉन्ट्रैक्ट में एक तो कार एक्सचेंज हो रही है और एक 10 लाख रुपए एक्सचेंज हो रहा है ना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उस पार्टी को मिलता है उसके लिए वही कंसिडरेशन है। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? ए को क्या मिल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में? ए के लिए कंसिडरेशन है 10 लाख रुपीस। बी के लिए कंसिडरेशन है
कार, क्योंकि बी को कार मिल रही है। अच्छा, एक कार के बदले बी क्या दे रहा है, 10 लाख रुपए, और ए को क्या मिल रहा है अपनी कार देने के बदले, 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन हो गई। बेसिकली जो भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज होती है वही कंसिडरेशन है। ठीक है, अब एक बार वापस एग्रीमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन ये है कि जब एक प्रोमिस दूसरे प्रोमिस के लिए कंसिडरेशन का काम करता है तो उसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट। ए ने एक प्रोमिस दिया, इस प्रोमिस के बदले बी ने दूसरा प्रोमिस दिया, तो ये बन गया एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए अब ये जितना भी हमने यहाँ पर पूरा डायग्राम से समझा है, यहाँ पर पहले से इसके नोट्स हैं, अब इसको नोट्स को एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑफ़र आता है, जैसा हमने पढ़ा, सबसे पहले आता है ऑफ़र। ऑफ़र में एक पर्सन अपनी इच्छा प्रकट करता है कुछ करने की या ना करने की, ताकि सामने वाला पर्सन उसको हामी दे दे, एसेंट दे दे, कंसेंट दे दे कुछ करने के लिए। अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ऑफर्स टू सेल इज मोटरसाइकिल टू बी फॉर 50,000 रुपीज़, बिकॉज दिस इज़ डेफिनेट एंड कम्युनिकेटेड। बस आपको इतना याद रखना है। ए ऑफर्स टू सेल बी मोटरसाइकिल फॉर 50,000 रुपीज़। एक्सेप्टेंस, ए ऑफर्स टू सेल मोटरसाइकिल टू बी रिप्लाइज आई एक्सेप्ट। बी बोलता है कि हाँ मैं खरीद लूँगा तुम्हारी बाइक, दिस इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब जब ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो बनता है प्रॉमिस। ये हमने यहाँ भी पढ़ लिया, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। जैसे ही ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है प्रॉमिस बन जाता है। एक्चुअली 2 प्रॉमिस बनेंगे। ठीक है, अब प्रॉमिसेस टुगेदर फॉर्म एन एग्रीमेंट। हमने ये भी यहाँ पढ़ लिया कि प्रॉमिस 1 प्रॉमिस 2, जैसे ए का प्रॉमिस है गाड़ी बेचने का, बी का प्रॉमिस है गाड़ी खरीदने का, जब ये एक साथ हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रॉमिसेस दिए जाते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है। ए ने प्रॉमिस 1 दिया बी को कार बेचने का, इसके बदले ए ने प्रॉमिस P2 दिया कार खरीदने का, तो ये बन गया एग्रीमेंट। ठीक है, ये हो गया एग्रीमेंट। प्रोमिसेस टुगेदर फॉर्म एग्रीमेंट, ये 2E में लिखा है। एग्रीज टू सेल इज अ मोटरसाइकिल टू बी फॉर 50,000 रुपीज़ एंड बी एग्रीज टू परचेस इट फॉर 50,000 रुपीज़, दिस इज अ एग्रीमेंट, है ना, जो हमने ऊपर बात की थी सेम। अब एग्रीमेंट हमने बना लिया। एग्रीमेंट के साथ हमने अगर सेक्शन 10 की कंडीशन जोड़ दी, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबिलिटी आएगी सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी होने से, और इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है कि आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, ये देख लो, इन्फोर्सिबिलिटी इससे आएगी कि दोनों अडल्ट है, साउंड माइंड के हैं, कंसेंट उन्होंने फ्रीली दी, कंसिडरेशन लॉफुल है, ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल है। कंसिडरेशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि दैट विच इज़ एक्सचेंज्ड इन अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडरेशन, इट इज़ अ प्राइस फॉर अ प्रॉमिस। अगर एक पार्टी कुछ प्रॉमिस दे रही है, उसके बदले उसको जो प्राइस मिल रही है वो कंसिडरेशन है। ठीक है, एक बार ये भी लिख देते हैं हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के लिए। यहाँ पर कंसिडरेशन इक्वल्स टू प्राइस फॉर प्रॉमिस। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ प्रॉमिस कर रही है, उसके बदले उसे जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब ए क्या प्रॉमिस कर रहा है, कार बेचने का, इसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, 10 लाख रुपए, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, 10 लाख रुपए। बी क्या प्रॉमिस कर रहा है, कार खरीदने का, उसके बदले नहीं, बी प्रॉमिस कर रहा है 10 लाख रुपए देने का, उसके बदले, अच्छा ये प्रॉमिस 10 लाख रुपए देने का क्यों कर रहा है, उसके बदले उसे क्या मिल रहा है, कार मिल रही है, तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुई, कार हुई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार, कंसिडरेशन इज अ प्राइस फॉर प्रॉमिस। बाकी ये जितने भी हमने अभी एलिमेंट्स पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, इनको हम आगे वाली वीडियो में और डिटेल में कवर करेंगे। तो आपको अगर अभी पूरा समझ में नहीं भी आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसिडरेशन इज अ प्राइस फॉर प्रॉमिस, प्राइस फॉर प्रॉमिस ना लिख देते हैं, प्राइस फॉर प्रॉमिस। ठीक है, कि एक पार्टी ने कोई प्रॉमिस किया, उसके बदले उसे जो भी प्राइस मिल रही है वो उसके लिए कंसिडरेशन है। ठीक है, चलिए इसके साथ फॉर्मेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में ये लिखना है आपको, ये इंट्रोडक्शन दोनों के लिए है ये, कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट चाहिए जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। एग्रीमेंट तब बनेगा जब एक लॉफुल ऑफर एक्सेप्ट होगा, उससे प्रॉमिस बनेगा, उससे एग्रीमेंट बनेगा,
और एग्रीमेंट को सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी करना पड़ेगी, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। अब हम एक एक करके वो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, कि कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से बना, किस माध्यम से बना, उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि शब्दों से किया जाता है। मैंने आपसे कुछ बोला, उसके बदले आपने मुझे कुछ बोला, तब कॉन्ट्रैक्ट बना, तो वो हो जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने जैसे आपसे पूछा क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदोगे, आपने बोला कि मैं 10 लाख रुपए में आपकी गाड़ी खरीदूंगा, ये बन गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, शब्दों से बना ना ही। सिमिलरली अगर मैं आपको लिख के पूछूं क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदोगे, आपने भी बोल दिया कि हाँ मैं आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदूंगा, तो ये भी हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड इन वर्ड आइदर रिटन और स्पोकन। ठीक है, यही इलस्ट्रेशन हमने पहले ही बता दी, सेम ही चीज़ है वो। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो कि कंडक्ट या सर्कमस्टेंसेस से बनता है, ना कि शब्दों से। मान लीजिए एक बस वाला आया, उसने बस अपनी बस स्टॉप पे खड़ी कर दी, वहाँ जाकर जैसे ही लोग अंदर बैठे तो वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देखिए, जब बस वाला आकर बस स्टॉप पर खड़ा होता है ना, तो वो इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है, वो बोल रहा है, बोल नहीं रहा है एक्चुअली, बट वो उसने लाकर जैसे ही बस वहाँ पर खड़ी कर दी, तो उसका मतलब यही है कि वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जिसको मेरी बस पे बैठना है बैठ जाओ। और जैसे ही सवारी उसके ऊपर चढ़ी, तो ये मान लिया जाएगा कि सवारी ने एक्सेप्टेंस दे दी उसके ऑफ़र की, और जैसे ही वो सवारियाँ बस पे चढ़ती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बस के बीच में और सवारी के बीच में। ठीक है, ये इम्प्लाइड हो रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना तो बस वाला कुछ बोल रहा है, ना कोई जो लोग बस में चढ़ रहे हैं वो कोई बोल रहे हैं, है ना। देख लीजिए इलस्ट्रेशन, ए इंटर से बस एंड पेज फेयर, द कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेवल इज इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट। ठीक है, बस में बैठ के जैसे ही आपने, बस वाले ने बस आके स्टेशन पे खड़ी करी, ये उसका ऑफ़र हो गया, आप जैसे ही बस में बैठे और आपने उसको पैसे दे दिए, ये आपकी एक्सेप्टेंस हो गई, अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये होगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें आप कुछ बोल नहीं रही हो, आपके कंडक्ट से बन रहा है ये। ठीक है, देखिए तीसरा होता है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसको पार्टीज एक्सप्रेसली नहीं बनाती, लेकिन लॉ मान लेता है कि है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। और ऐसा क्यों? टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। अब इसके ऊपर हम एक बहुत डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं। बेसिकली क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें ना तो ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होती, ना सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली पार्टीज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ बना देता है। कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि लॉ मान लेता है कि इन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। मान लीजिए मैं आपके घर पर आया 1 किलो केसर लेके, वो केसर आती ना, केसर पिस्ता आइसक्रीम में जो केसर डलता है वो। अब मैं आया केसर लेके 1 किलो, गलती से आपके घर पे भूल गया। आपने क्या करा, आपने वो सारा केसर को खीर में डाल के खा लिया। अब 1 किलो केसर की प्राइस होती है लगभग 3 लाख रुपए, ये मार्केट प्राइस है, असली में बहुत महंगा होता है केसर। तो अब प्रश्न ये है कि क्या मैं आपसे वो रिकवर कर सकता हूँ 3 लाख रुपए? अब केसर तो रिकवर कर नहीं सकता, वो तो आप खा गए, तो अब जो उसकी कीमत है वो क्या मैं आपसे रिकवर कर सकता हूँ? तो अगर जनरल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म हम अगर वहाँ पर लगा कर देखें तो मैं रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। मैं आपके घर पर आया आपसे बातचीत करने नॉर्मली, और अपना सामान भूल के चला गया, आप वो सामान खा गए, तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर वो चीज़ मैं रिकवर कैसे करूँगा? तो लॉ बोलता है कि नहीं, आपके बीच में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, आपके बीच में क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट था। लॉ मानता है कि था, आपने नहीं बनाया, ना तो मैंने और आपने मिलकर बनाया, नहीं, लॉ मानेगा कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसी को बोलते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखिए डेफिनेशन, अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए रियल कॉन्ट्रैक्ट बट एन ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब होता है कि एक पार्टी का फ़ायदा होना और दूसरी पार्टी का नुकसान होना बिना कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन के। अब यहाँ पर देखा जाए
तो मेरा नुकसान हो गया ना, आप 3 लाख रुपए का मेरा सामान खा गए और आपका फ़ायदा हो गया, आपको टेस्ट आया, और ये बिना कोई जस्टिफिकेशन के हुआ। तो लो ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, बिना कोई जस्टिफिकेशन के, बिना कोई वैलिड रीज़न के किसी एक पार्टी का फ़ायदा नहीं होना चाहिए और दूसरी पार्टी का नुकसान ना होना चाहिए। उसी को रोकने के लिए लो एक कॉन्ट्रैक्ट को डीम करता है, मानता है कि है, उसी को हम बोलेंगे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए गलती से बी को पैसे दे देता है, ठीक है। मान लीजिए कि बी यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, ए को लगता है कि कुछ हाउस टैक्स बाकी है तो वो जाके दे देता है, बट उसको शाम को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई पहले ही वहाँ टैक्स जमा करके आ गया। तो अब ये जो बी है, ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला है, इसको पैसे वापस देना पड़ेंगे। अब यहाँ पर भी दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट लॉ मानेगा कि है, इसी को हम बोलते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी। देखो, एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो इन्फोर्सेबल होता है, जो सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी करता है, ठीक है। इसको आप जाके कोर्ट में जा सकते हो ये कॉन्ट्रैक्टों को लेके, और कोर्ट को बोल सकते हो कि अगर सामने वाली पार्टी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है नहीं मान रही, तो आप कोर्ट में जाकर उनसे मनवा सकते हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो बनते वक्त तो वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है उसके कारण वो बाद में वॉइड बन जाते हैं। तो पहली बात तो वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है नल, ज़ीरो, हैविंग नो वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड का मतलब होता है बेसिकली नल, ज़ीरो, जिसकी कोई भी वैल्यू ना हो इन द आइज ऑफ लॉ। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो एक्चुअली पहले तो वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ घटना हो जाती है जिसके कारण वो बाद में वॉइड बन जाते हैं। अब इसका एग्जांपल है, वापस मान लीजिए मैंने आपको कार बेचने का, आपने और हमने एक एग्रीमेंट करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा, आपने और मैंने एक कार बेचने और ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट करा, जिसके टर्म्स ये है कि अगले हफ्ते मैं आपको अपनी कार की डिलीवरी दे दूंगा और आप मुझे जैसे ही मैं डिलीवरी दूं उसी टाइम पर पूरा पेमेंट कर देना, ठीक है। ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब होता क्या है कि हमने आज कॉन्ट्रैक्ट किया और कल ही मेरी गाड़ी में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है, तो अब सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट का तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जैसे ही मेरी गाड़ी में आग लगेगी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बचा। अब मैं संडे को आपको क्या दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब हमने आज किया था तब वैलिड था, लेकिन एक घटना हुई जैसे कि आग लग गई जिससे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। तो जैसे ही मेरी कार में आग लगेगी कल जैसे ही मेरी कार में आग लगी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया, ठीक है। अब एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट बेसिकली ऐसा एग्रीमेंट होता है जो शुरू से ही वॉइड है, मतलब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है कि यदि आपने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो एक वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। तो इन दो में आप फ़र्क समझ गए, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जो कि बाद में वॉइड हो गया कुछ कारण से। वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड था, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, जैसे कि माइनर के साथ या एग्रीमेंट टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख देते हैं, एग्रीमेंट टू गिफ्ट मून टू गर्लफ्रेंड। ए अपनी गर्लफ्रेंड से एग्रीमेंट करता है कि वो उसे चांद गिफ्ट में देगा। दिस इज़ ऑल्सो वॉइड, दिस इज़ वॉइड एग्रीमेंट, शुरू से ही वॉइड है, ये कभी वैलिड बना ही नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ है, कहाँ से ला के देगा चांद। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि वैलिड रहते हैं तब तक जब तक एक पार्टी जो कि एग्रीड है उसको कैंसिल ना करा दे, ठीक है। वापस है, voidable contract are those contract which are valid until one of the parties who is aggrieved by such contract cancels it। इसका एग्जांपल लेते हैं, ए बी के ऊपर
बंदूक रख के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराता है। अब बी ने ये साइन करी है कॉन्ट्रैक्ट पे, ये अपनी इच्छा से नहीं करी, ये तो उसने फोर्स में आके करी है, डर के कारण करी है। तो बी कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में बोल सकता है जज साहब को कि जज साहब मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करी क्योंकि ये जो ए है इसने मेरे सर पे बंदूक रखी थी। तो वो जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। अच्छा, अगर वो कैंसिल करवाने नहीं गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा रहता है, वैलिड अंटिल कैंसल्ड। अगर बी गया कोर्ट में और कैंसिल करा लिया तो अच्छी बात है, तो ये वॉइडेबल हो जाएगा, मतलब ये वॉइडेबल ही है, तो वो जाके कैंसिल करा सकता है। और अगर उसने कैंसिल नहीं कराया, उसने बोला ठीक है यार, भले ही उसने बंदूक को सर पर रख के कॉन्ट्रैक्ट कराया बट ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर वो कैंसिल नहीं कराएगा तो वो वैलिड ही रहेगा। ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, और अगर आपने वो करा तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। वॉइड तो वो है ही सही, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट उसके साथ साथ पनिशमेंट भी मिलेगी। इसका एग्जांपल है, आपने एक एग्रीमेंट करा टू सेल नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक सब्सटेंस मतलब चरस, गांजा, इनको बेचने या खरीदने का एग्रीमेंट करा, तो वॉइड तो है ही सही, इसके साथ साथ इलीगल भी है, तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है। तो एक बार वापस समराइज़ कर देते हैं पूरे इस क्लासिफिकेशन को, वैलिडिटी वाले। वैलिड, जिसको जाके आप इन्फोर्स कर सकते हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले वैलिड था लेकिन कुछ घटना के कारण वॉइड हो गया। वॉइड एग्रीमेंट, जो शुरू से ही वॉइड था, वो कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि तब तक वैलिड रहेगा तब तक सामने वाली पार्टी जाकर उसको कैंसिल ना करवा ले, अगर वो कैंसिल नहीं करवाती तो वो वैलिड ही रहेगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, इसका मतलब अगर आपने वो करा तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही जो कि कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, उसमें हो सकता है टेक्निकल डिफेक्ट हो, जैसे फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो। फॉर एग्जांपल, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें स्टैम्प ड्यूटी पे करना ज़रूरी होता है, अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। स्टैम्प ड्यूटी पे करना है ना, ये टेक्निकल डिफेक्ट बोलते हैं इसको। चलिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्लासिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिए। ए ने बुक खरीदी और बी ने इमीडिएटली उसके पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी, दोनों लोगों ने प्रॉमिस करा कि, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं अगले महीने तुझे बुक डिलीवर करूँगा और तू मुझे अगले महीने ही पैसे दे देना, तो ये एग्जीक्यूटरी है, मतलब इसका अभी एग्जीक्यूशन होना बाकी है। यूनिलेटरल, जिसमें एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया और दूसरी को करना है। ए ऑफर्स टू रिवॉर्ड एनीवन हु लॉस्ट हिज मोबाइल, बी फाइंड्स इट, ए मस्ट पे रिवॉर्ड। ठीक है। ए ऑफर करता है कि जो भी मेरा फ़ोन ढूंढ के लाएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा, बी फ़ोन ढूंढ के लिए आया, उसने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया। अब ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि अभी बी ने उसको पैसे नहीं दिए, रिवॉर्ड नहीं दिया है। ठीक है। बायलेटरल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ दोनों पार्टीज़ को अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना है। ए ने बी के साथ प्रॉमिस किया कि वो उसे घर बेचेगा और बी ने ए के साथ प्रॉमिस किया कि वो उसके घर के बदले में 10 लाख रुपए देगा, तो दोनों को अब परफॉर्म करना है। ये बायलेटरल है, अ कॉन्ट्रैक्ट वे बोथ द पार्टीज हैव टू, फ्यूचर में दोनों को परफॉर्म करना है अपने अपने ऑब्लिगेशंस। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, इन्हें बोलते उबेरीमई फाइडाई, मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। इसका मतलब होता है, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। बेसिकली इसमें आपको पूरा मटेरियल फैक्ट मतलब ऐसे फैक्ट जो कि इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो ये मटेरियल फैक्ट ये है कि आपको ये बताना है कि आपकी एज कितनी है, आपको कौन कौन से डिसीजेज़ है, आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं, कभी कौन कौन से ऑपरेशन हो रखे हैं आपके, सब कुछ बताना पड़ता है। ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ए प्रॉमिस करता है बी को कि यदि बी का घर जल गया तो वो उसे 50,000 रुपये देगा,
तो अब घर जलना ये अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, होगा भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हो गया है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। अब एक तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक ऑफर होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, ये कॉमन मेथड होता है। तो एक तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे कि ईमेल, व्हाट्सअप, ऑनलाइन एक्सेप्टेंस से बनते हैं, ठीक है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ख़रीदा बाय नाउ करके, तो वो हो गया ई कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एक पार्टी ने बना रखी होती है और दूसरी पार्टी के पास सिर्फ इतना ऑप्शन होता है कि वो उसे या तो एक्सेप्ट करे या डिनाई करे, वो टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि रेलवे टिकट, अब रेलवे के टर्म्स और कंडीशन रेलवे ने पहले से ही बना रखे हैं। यदि आपको टिकट लेना है तो आप सिर्फ टिकट ले सकते हो, जैसे ही आपने टिकट लिया आपकी तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया। मोबाइल सिम के भी टर्म्स, अरे ये जो अब जैसे रेलवे टिकट के सारे टर्म और कंडीशन रेलवे बना रहा है। मोबाइल अगर आपने मानो एयरटेल की सिम ली तो एयरटेल ने पूरी टर्म्स एंड कंडीशन बना रखी है उसकी, आपका उसमें लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हो, या तो आप वो ले सकते हो या ना ले सकते हो, बस। तो ये इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वेयर टर्म्स आर ड्राफ्टेड बाय वन पार्टी एंड अदर पार्टी हैज़ लिटिल चॉइस। अदर पार्टी टर्म्स डिक्टेट नहीं करती, वो या तो हाँ बोलेगी कि हाँ मैं ये टर्म को एक्सेप्ट करता हूँ, या ना बोलेंगी। अगर हाँ बोला तो उसको सिम मिल जाएगी, रेलवे टिकट मिल जाएगी, ना बोला तो कोई बात नहीं, है ना। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी हमने जितनी भी चीज़ें इसमें पढ़ी है इनको आगे वाली वीडियोस में और डिटेल में कवर किया जाएगा। ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कवर नहीं करी है, बट फिर भी एक बार वापस से समराइज़ कर देते हैं। देखिए, आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करना है, सबसे पहले ऑफर चाहिए। ऑफर जब एक्सेप्ट होगा प्रॉमिस बनेगा, दो प्रॉमिस बनेंगे एक्चुअली। दोनों प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का जब काम करेंगे तो एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट के साथ अगर हमने सेक्शन 10 की इन्फोर्सिबिलिटी की कंडीशन जोड़ दी तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक्सप्रेस शब्दों से बनता है, इम्प्लाइड एक्शनों से बनता है। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट लो बना देता है ताकि अनजस्ट इनरिचमेंट ना हो। फिर अनजस्ट इनरिचमेंट मतलब एक पार्टी का फ़ायदा दूसरी पार्टी का नुकसान बिना कोई वैलिड रीज़न या जस्टिफिकेशन के। फिर इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स कर सकते हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था लेकिन कुछ कारण से वॉइड बन गया। वॉइड एग्रीमेंट जो शुरू से ही वॉइड था वो कभी वैलिड बना ही नहीं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड रहेगा तब तक जब तक एग्रीड पार्टी जाके उसको कैंसिल करवा दे, और अगर कैंसिल नहीं करवाती तो वो वैलिड ही रहेगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिडन है और अगर आपने करा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड है लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो फॉर एग्जांपल टेक्निकल डिफेक्ट कि आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी है। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसमें दोनों पार्टीज ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन परफॉर्म कर दी है। एग्जीक्यूटरी जिसमें दोनों पार्टी को अपनी ओब्लिगेशंस को परफॉर्म करना है। यूनिलेटरल जिसमें एक पार्टी ने अपने ओब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया और दूसरे को करना बाकी है। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर दोनों पार्टी को अपने ओब्लिगेशन परफॉर्म करना है। नेचर के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। कंटिंजेंट जो कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ जैसे कि इंश्योरेंस, इसमें आपको फुल डिस्क्लोजर करना पड़ता है मटेरियल फैक्ट का। फिर बेस्ड ऑन क्रिएशन एक वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑफर और एक्सेप्टेंस से बनते हैं। दूसरा ई कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे कुछ खरीदते हो, जैसे ही आपने बाई बटन प्रेस किया वो हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी पहले से ही टर्म्स और कंडीशन बना के रखती है और दूसरी पार्टी के पास ज़्यादा कुछ चॉइस नहीं होती है एक्सेप्ट उसको या तो एक्सेप्ट करने की या डिनाई करने की। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। कंक्लूजन में यही लिखना है कि अलग अलग टाइप के ये होते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी के लिए सेक्शन 10 चाहिए, जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसको घुमा फिरा के लिखना रहता है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी जैसा मैंने आपको बोला इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करी है, वो आगे की वीडियोस में हम करेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ लो एग्जामिनेशन, स्पेशली सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, विद दैट आई एम एंडिंग दिस वीडियो. I hope to see you in next one. See you. Tata. Bye bye.